हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से कंप्यूटर से संबंधित होने वाला है। जितने भी एक दिवसीय एग्जाम्स हैं, कोई भी एक दिवसीय एग्जाम, सभी एक दिवसीय एग्जाम में आए दिन आपको कंप्यूटर से संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं और वो सवाल आज के डेट में थोड़ा ट्रिकी होते चला जा रहा है। यानी कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते थे ना कंप्यूटर से रिलेटेड, अब वो ना पूछ करके उसका एक मॉडर्न फॉर्म कह सकते हैं जो अभी प्रेजेंट में यूज हो रहा है कंप्यूटर सेगमेंट में, उससे संबंधित सवाल बनने लग गए हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके हम कंप्यूटर का जो वर्तमान सिचुएशन के आधार पर जो क्वेश्चन बनेगा ना कंप्यूटर से संबंधित, उसको मैं एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये सीरीज को हम कंटिन्यू करें कि नहीं, क्योंकि अगर आपको जब तक समझ में नहीं आएगी बातें ना, तब तक हमको एक्सप्लेन करने का जो मामला है वो व्यर्थ में चला जाएगा। तो मेरे द्वारा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सीरीज जो था वो कैसा है और इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी के आधार पर आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है उसको मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में जो सबसे पहला पार्ट होता है कि कंप्यूटर होता क्या है। बेसिकली कंप्यूटर उसको कहते हैं जो क्या करता है, गणनाएं करता है ना। क्या क्या कर सकता है ये, तो सबसे पहला एक स्वचालित होता है। स्वचालित का मतलब क्या होता है, स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक जो रन करे, है ना। इसको हम सिर्फ ऑपरेट करें और उसके बाद ऑटोमेटिक ही क्या करे, रिस्पॉन्ड करे, इसको कहते हैं स्वचालित, है ना। दूसरी बात है ये निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि इसको जैसे हम कमांड देंगे वैसे ही ये क्या करेगा हमारा, और कमांड को सुनेगा, समझेगा और उसके बाद रिस्पॉन्ड करेगा, या कह सकते हैं उसको आउटपुट करेगा। आउटपुट, बेसिकली आउटपुट कहाँ होता है, वो आउटपुट डिवाइस में होता है। ठीक है, देखो जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर जो शब्द है ये बना हुआ है लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है, उसका नाम है कंप्यूट। कंप्यूट, तो यहां पर ये समझना कि ये लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूट और इससे बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। तो ये वाला सवाल आता है। देखो बहुत ज़्यादा बच्चा टाइप हम इतना एक्सप्लेन यहाँ नहीं करेंगे, जो आपका काम का चीज़ है वो ज़्यादा करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको ये रिवीजन करने में थोड़ा ज़्यादा मदद करेगा। हालांकि बेसिक जो कंप्यूटर के जो सेगमेंट है उसको भी मैं क्लियर करवाता चला जाऊँगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैंने हिट्स क्वेश्चंस आपका टकरा जाए एग्जाम में। मेरा मेन पर्पस यहाँ यही रहेगा। ठीक है, एक कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो समझो। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसी को कहा जाता है। तीसरा जो मुख्य रूप से कीबोर्ड। ठीक है, चौथा क्या होगा, माउस। ठीक है, इसके अलावा अब क्या हो सकता है, प्रिंटर होगा, स्कैनर होगा, ये सब इसका क्या है, सिस्टम का पार्ट होता है। अगर कहीं कहीं यूपीएस भी लगा जाता है, इसको कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, मतलब कि लाइन अगर कट गया तो कुछ समय आपको बैकअप के लिए, पहले जब डेस्कटॉप होता था ना तो वहां पर इस यूपीएस का यूज होता है, हालांकि अब कम हो जाता है, अब मतलब काम हो जाता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए मेन कहानी। कंप्यूटर जो है उसका फुल फॉर्म और उसका मीनिंग क्या होता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझें। सी से, सी का मतलब होता है कॉमनली, सी का मतलब हुआ कॉमनली। ठीक है, सी ओ,
ओ से होता है ऑपरेटेड, COM, M से होता है मशीन। लिखते चलेंगे पेन से, अपने कॉपी में हम यहां लिख रहे हैं पेन से। P से होता है पार्टिकुलरली, कंप्यूटर, TER। T से क्या होगा, T से हो गया टेक्निकल, ठीक है। E से हो जाएगा आपका एजुकेशन, है ना, और R से होगा आपका रिसर्च। ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। चलो ये वाला बात भी आपको होप्सो की क्लियर हो गया होगा। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसका उपयोग गणना करना, प्रक्रिया करना, अनुसंधान करना, शोध करना, ठीक है, इस सब काम में जिसका यूज किया जाता है। इसके अलावे इसमें इंक्लूड होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा का संग्रहण किया जाता है। क्लियर है? यहां तक आपको होप्सो की बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जो फंक्शनिंग होता है ना, कैसे होता है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो ये फंक्शनिंग कैसे करता है? तो फंक्शनिंग करने में मुख्य रूप से इसका क्या किया जाता है? सबसे पहला इनपुट होता है। इनपुट बेसिकली क्या करता है? जो भी डाटा हम कंप्यूटर को फीड करते हैं, यानी कि जो डाटा इसमें डालते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट। अब इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस होता है, इनपुट डिवाइस जिसको कहते हैं। क्या होगा? माउस होगा, स्कैनर होगा, है ना, कीबोर्ड होगा, ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। दूसरा, इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या होता है? इसको बेसिकली सीपीयू से जोड़ सकते हैं। इनपुट जब करेंगे तो फिर कौन प्रोसेस करेगा? तो सीपीयू, ठीक है। दूसरा होता है, तीसरा होता है, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, इसके बाद होगा आउटपुट। आउटपुट डिवाइस पर क्या करेगा? ये आउटपुट देगा। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से बेसिकली होता है? जैसे मॉनिटर कह सकते हैं, है ना, डिस्प्ले जिसको कहते हैं, जिससे हमको दिखाई पड़ता है। इसके अलावा प्रिंटर से हमारा क्या होता है? प्रिंट आउट निकलता है, हार्ड कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी रहता है उसको हार्ड कॉपी में निकालते हैं, उसको प्रिंटर, तो वो प्रिंट निकालता है, तो वो क्या हो गया? हमारा आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा साउंड सिस्टम, जैसे हम गाना प्ले किए तो गाना बजने लगा, तो वो क्या हो गया मेरा? वो हो गया मेरा आउटपुट डिवाइस। और एक है हमारा फंक्शनिंग में स्टोरेज, ठीक है, जो डाटा को क्या करता है? संग्रहित करता है, डाटा को संग्रहित। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? होप्सो कि आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए कंप्यूटर के फंक्शनिंग सिस्टम। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट जो विशेषता है, क्या कर सकते हैं? एक स्पीड, एक अप्रॉक्स देखा जाए तो इसका जो स्पीड होता है ना, वो 10⁻⁻9 सेकेंड, ठीक है। अप्रॉक्स, एग्जैक्टली नहीं। एक्यूरेसी रहता है इसमें। स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, जिसमें स्टोरेज में क्या किया जा सकता है? हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, CD रोम हो गया, इसका यूज किया जाता है। फिर है वर्सेटाइल, बहुत जगह इसका हम यूज करते हैं। सिक्रेसी रहता है इसमें, पासवर्ड लगा करके हम इसको क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भी, आप देखते होंगे कि रोबोट जो है वो एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही है, ठीक है। चलो होप्सो कि यहां तक भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम देखते हैं कुछ चीजें और, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। इसको हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर से संबंधित शब्द, है ना। देखो कंप्यूटर में थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा हम बोलेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है कि क्योंकि टेक्निकल शब्द यहाँ यूज करेंगे तो हिंदी उसका, कंप्यूटर का खुद हिंदी में बोल पाए भाई, संगणक करके कुछ होता है शायद, तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा मैं। और आप भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम भी कोशिश करेंगे। समझा रहा हूं मैं ज्यादातर बातें हिंदी में, टर्म्स भले यूज कर रहा हूं मैं इंग्लिश में, तो थोड़ा आप यहां पर संभाल लेना। सबसे पहला टर्म्स आ जाएगा, देखो हार्डवेयर। हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है? सिंपल सा बात समझना, वैसी कोई भी चीज कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको आप छू सकते हैं प्लस देख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। एग्जाम्पल क्या होगा? मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। क्लियर है?
होप सो यहाँ तक आपको ये सारी बातें कंप्लीट हो गई होंगी हार्डवेयर से संबंधित। दूसरी बात है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ये प्रोग्राम होता है बेसिकली, या तो कह सकते हो प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा प्रोग्राम्स नहीं होना चाहिए, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होगा। कुछ कुछ चीजों को थोड़ा अन्यथा ना लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम यहां तक समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर से संबंधित चीजें होती है। जैसे मान के चलो नोटपैड है, एमएस ऑफिस है, ये मैं खुद जो लिख रहा हूं ये सारा सॉफ्टवेयर पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तीसरा जो होता है इंपॉर्टेंट टर्म होता है डाटा। डाटा में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक को कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, और एक को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, अल्फा सॉरी अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक जिसमें नाम और नंबर माने दोनों यूज होगा, अल्फाबेट भी और डाटा भी, इन नंबर भी। और न्यूमेरिकल में बेसिकली सिर्फ नंबर 1 2 3 4 0 से 9 तक है ना, यह न्यूमेरिकल होगा। इसमें ए से जेड तक भी होगा और दूसरा होगा 1 से 0 से 9 तक, तो इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो 4 नंबर में आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है ना, डाटा को जो फीड करते हैं ना कंप्यूटर में, या रॉ जो डाटा होता है वो प्रोसेस करके फाइनलाइज करता है कि डाटा का आउटपुट क्या होगा। तो ये प्रोसेसिंग होता है। बेसिकली ये प्रोसेसिंग कहाँ होता है? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। क्लियर है? नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जहां से हमको डाटा जो फीड किए थे वो डाटा हमको पूरा का पूरा क्या करके रिपोर्ट करके या प्रोसेस करके जब हमको वापस करता है, आउटपुट देता है, तो उसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है? जो रॉ डेटा होता है ना उसका संग्रहित रूप, या कह सकते हैं सुधरा हुआ रूप। रॉ डाटा का सुधरा हुआ रूप, या कह सकते हैं उसको प्यूरिफाइड किया हुआ फॉर्म। ठीक है, रॉ डेटा का प्यूरिफाइड। रॉ डेटा में बेसिकली बहुत सारा इंप्योरिटीज होता है, जब उसको प्यूरिफाइड कर दिया जाता है तो मिलता है हमको इंफॉर्मेशन। शायद आपको ये बात समझ में आई। जैसे देखो हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ते थे ना, तो मीन में क्या होता था? रॉ डेटा में बहुत सारा 100 आदमी का डाटा हम निकाल लिए, उसको फीड किए कंप्यूटर को, वो प्यूरिफाई किया और पूरा का पूरा क्या करता है? अरेंज करके सीक्वेंस में हमको वापस से दे देता है, आउटपुट करता है। उसी को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन, और फिर हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं रिसर्च में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वो होगा हमारा कंप्यूटर का विकास का इतिहास, या कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन। कंप्यूटर का विकास का इतिहास, विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। देखो कहने का मतलब ये हुआ ना कि अभी तक कंटिन्यूअसली कंप्यूटर का जो ये है विकास हो ही रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो मॉडर्न डे का कंप्यूटर है ना, आज से लगभग 50 साल पहले आया। अब सोचो कि 50 साल पहले जब आया है तो उसके बाद भी अभी इतना ज्यादा डेवलप कर गया है कि अब कंप्यूटर ऑटोमेटिक सब कुछ काम करने लग गया है। रोबोट है ना, व्योमित्रा है ना, इस तरह का काम जो है खुद रोबोट करने, ये कंप्यूटर करने लगा। तो इसका इवोल्यूशन बहुत ज्यादा तेजी गति से हो रहा है। आने वाला समय में जो वार होगा वो कंप्यूटर से ही युद्ध लड़ा जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा सैनिकों का। इसीलिए जो टेक्निकल वर्ल्ड है वो हमको विकास करने का या विकसित करने की जरूरत है भारत को। ठीक है, चलो देखते हैं अब हम इसका इतिहास, ये हिस्ट्री। कहने का मतलब ये हुआ ना कि कौन कौन सा टाइम में कौन कौन सा जो कंप्यूटर का पार्ट था वो आया, कौन सा टाइम रहा,
तो उसके बारे में। तो सबसे पहले कुछ कुछ कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी और पांचवी वाला अभी तक चल रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि कौन सी कंप्यूटर क्या था। सबसे पहला जो कंप्यूटर था ना, उसको कह सकते हैं अबैकस का। आप भी जानते होंगे अगर पढ़े होंगे कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी, तो अबैकस। अरे बचपन जो पढ़ता नहीं है ऐसे फिर ऐसे रहता है गोल गोल करने वाला, ये वाला, इसको कहते थे अबैकस। ऐसे से रहता था, यही है अबैकस। प्ले क्लास में जाएंगे तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये अबैकस होता था। इसको खोज कौन किया था पता है? इसका आविष्कारक जो था वो ली काई चेन था। कहाँ का था? ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, चाइना का। 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी में ये किया गया था, ठीक है। ये सबसे पहला सरल यंत्र था। और अबैकस में क्या होता था कि एक आयताकार ढांचा है, उसमें लकड़ी फिट किया हुआ है, फ्रेम लगा हुआ है और हॉरिजॉन्टली तार का गोला है, ठीक है। तार में गोला को फिट करके, मोती जिसको कहते हैं, उससे क्या किया जाता था? कैलकुलेशन, जोड़ने और घटाने के लिए। ये तो पहला था। हालांकि ये अब आउटडेटेड हो गया, अब इसका बहुत कम यूज होता है। कम क्या होता ही नहीं, छोटा बच्चा लोग इसका यूज करता है। दूसरा है नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स दूसरी कंप्यूटर थी। कौन किया था? यह जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था 1617 ईस्वी में। ये स्कॉटलैंड के थे, ये जो है ना स्कॉटलैंड के थे। ये क्या किए थे ना, जानवर की हड्डी से बनी हुई एक आयताकार पट्टी पर 0 से लेकर के 9 तक का जो पहाड़ा था उसको लिखा गया रहता था, कि माने उसी से वो कैलकुलेट करते थे। और इस नेपियर्स बोन्स में जो कैलकुलेशन होता था ना, जो प्रौद्योगिकी यूज किया जाता था, उसको कहा जाता था राब्डोलोगिया। राब्डोलोगिया। जिस प्रौद्योगिकी पे नेपियर्स बोन्स जो कंप्यूटर काम करता था उसको कहते थे राब्डोलोगिया। तो समझना कि जो राब्डोलोगिया टर्म्स है उसका प्रयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। ये बात थोड़ा सा ठीक से समझना, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बेसिकली क्या किया जाता था, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता था ना, वो बहुत तेजी से किया जाता था इसमें। तीसरा था स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, इसको कौन खोज किया था? तो विलियम ऑटरेड 1620 ईस्वी में। ये जर्मनी के थे, ठीक है। ये भी कुछ उसी तरह का था, समझ में आया। इसके अलावा नेक्स्ट जो था 4 नंबर, वो था पास्कलाइन। आप दोनों का नाम नहीं सुने होंगे, स्लाइड रूल का और नेपियर्स बोन्स का नाम नहीं सुने होंगे। अबैकस का तो जानते थे, तो आपको जो नहीं समझ में आ रहा है नाम, वो थोड़ा सा देख लेना। 4 नंबर जो था वो था पास्कलाइन। पास्कलाइन जो था वो कौन खोज किया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा। और ये थे फ्रांस के ब्लेज पास्कल। ये कब खोज किए थे? 1642 ईस्वी में। ध्यान रखना, ब्लेज पास्कल जो खोज किए थे पास्कलाइन मशीन का, ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था, माने जोड़ने वाला मशीन था। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। आज के डेट में आपको देखा होगा जो ऑडोमीटर होता है ना गाड़ी का, वहां पर, और जो घड़ी का सिद्धांत, ये मशीन यूज किया जाता है घड़ी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये पास्कलाइन तक। नेक्स्ट हमारा है पास्कलाइन के बाद लेबनीज का, चौथा के बाद देखो पांचवा, लेबनीज का कैलकुलेटर था। लेबनीज कैलकुलेटर भी कंप्यूटर का ही पार्ट था, ध्यान रहे। कौन किए थे? गेटफ्रेड वॉन लेबनीज। गॉटफ्रेड लेबनीज के द्वारा। वॉन भी लगा हुआ है लेकिन इतना भी आप लिख देंगे चलेगा। गॉटफ्रेड
लेबनिज के द्वारा इसको क्या किया गया था, खोज किया गया था 1671 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी के थे ये। इसी को लेबनिज की रेकरिंग मशीन भी कहा जाता है। लेबनिज की रेकरिंग मशीन, रेकनिंग मशीन, लेबनिज की रेकनिंग मशीन कहा जाता है। जोड़ घटाव गुना भाग सब एक साथ किया जाता था। और आज के डेट में इसी लेबनिज कैलकुलेटर का यूज किया जाता है स्पीडोमीटर में और ओडोमीटर में। ओडोमीटर में नहीं, लेकिन स्पीडोमीटर में कह सकते हैं इसको। आज के डेट में इसको कहाँ यूज किया जा रहा है, स्पीडोमीटर में। होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, कितना नंबर था, 6 नंबर देखो। 6 नंबर में होगा आपका जैकार्ड्स लूम। जैकार्ड्स लूम एक खोज किसके गया था, जोसेफ मेरी जैकार्ड के द्वारा। ठीक है, 1801 ईस्वी में। ये बंदा फ्रांस का था और ये एक बुनाई का मशीन था जो ऑटोमेटिक काम करता था। बुनाई का मशीन था, ये भी कंप्यूटर का पार्ट था। ठीक है, बुनाई का मशीन था। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है। एक है डिफरेंस मशीन, ये तो नाम सुने होंगे, डिफरेंस मशीन या डिफरेंस इंजन इसको कह सकते हैं, इंजन। इसको भी खोजे नहीं थे, बनाए थे चार्ल्स बेबेज, और इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, 1822 ईस्वी में खोज किया गया था। ध्यान रखना, ये जो डिफरेंस इंजन था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मशीन जो थी वो भाप से चलती थी, भाप से ऑपरेटेड चलती थी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। 8 नंबर देखो, ये था हमारा एनालिटिकल इंजन। ये था हमारा एनालिटिकल इंजन। भाई थोड़ा सा हिंदी मेरा गड़बड़ है, कहीं हर्षौदुर्गों में गड़बड़ हो सकता है, तो मैं उसके लिए पहले माफी मांग लेता हूं। अगर कहीं दिखे तो माफ करना। एनालिटिकल इंजन जो था, इसको कौन खोज किया था, फिर से चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब काहे कहा गया चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर ना, वो इसी बात से समझ सकते हैं। 1833 में, देखो ऊपर वाला 1822 में ना किया था, और ये 1833 में फिर से एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसमें इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट सब कह सकते हैं कि ये एनालिटिकल इंजन जो था ना, एक मैकेनिकल मशीन था। एक क्या था, मैकेनिकल मशीन था। ठीक है, मैकेनिकल मशीन की तरह इसका कार्य लिया जाता था। नेक्स्ट था 7 है, 8 के बाद 9 टेबुलेटिंग मशीन, इसका नाम रखा गया था। टेबुलेटिंग मशीन इसका नाम रखा गया था। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन जो था ना, इसकी खोज किए थे हरमन होलोरिथ, है ना, हरमन होलोरिथ। 1880 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। यहां से जो अब बनेगा ना, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, जो इस टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग था ना, वो 1890 में जनगणना में प्रयोग किया गया था। 1890 के जनगणना में प्रयोग किया गया था। बेसिकली जो मशीन था, वो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना इसी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बना दिया गया था, और उसी के द्वारा इसका क्या किया गया था, जैसे आज के डेट में होता है ना ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कुछ उसी तरह, है ना। ध्यान रख लेना कि ये जो कंपनी जो बनाई थी टेबुलेटिंग मशीन, उस कंपनी का मेन काम था पंच कार्ड का उत्पादन करना। ठीक है, और
बाद में आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेबलेटिंग मशीन था ना, इनिशियल में जो मशीन था, इस टेबलेटिंग मशीन का जो कह सकते हैं आज के डेट में नाम जो है, जो कंपनी बनाई थी उसका नाम हो गया है आईबीएम। और आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जगत में आईबीएम का क्या रोल है। आईबीएम का फुल फॉर्म याद रख लेना। 1924 में बेसिकली जो कंपनी था उसका नाम चेंज कर दिया गया, और उसका नाम चेंज करके आईबीएम कर दिया गया। और आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से पता चलेगा आईबीएम के इंपॉर्टेंस के बारे में। क्योंकि आज भी आईबीएम का क्या रोल है ना वर्ल्ड में, खास करके इस कंप्यूटर के जगत में बहुत बहुत बड़ा भाई, एज्यूम भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, होप सो कि आपको इतना बात समझ में आ गया। और इस जो टेबुलेटिंग मशीन को बनाने वाली जो कंपनी का नाम था ना, जो बनाई थी इस मशीन को, इसका जो कंपनी का स्थापना किए थे, कंपनी का संस्थापक था हॉलरिथ। आपको पता होना चाहिए संस्थापक यही हॉलरिथ, हरमन हॉलरिथ है ना, यही। तो आप कह सकते हैं कि आईबीएम का भी जो फाउंडर है वो कौन है, हरमन हॉलरिथ। होप सो कि आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट मशीन में, शायद 8 नंबर व 9 नंबर। अब 10 नंबर का देखो, नेक्स्ट जो मशीन था वो था मार्क 1। ठीक है, मार्क 1 मशीन था, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो खोज की गई थी या बनाई गई थी, ये की गई थी हार्वर्ड आइकन के द्वारा, हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में किया गया था। अब इसके विषय में जो मार्क 1 का है ना, इसके विषय में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो। क्या है सबसे पहला, तो जो पहला फैक्ट है विश्व का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे यहां, विश्व का फर्स्ट पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। ठीक है, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात इसका क्या याद रख लेना है कि इसमें जो ये था ना, संचयन के लिए क्या यूज किया जाता था, तो मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल, संचयन के लिए का मतलब हुआ स्टोरेज के लिए, है ना, का यूज। ठीक है, यूएसई लिखे हैं, थोड़ा संभालना। हो गया यहां तक, होप सो क्लियर। नेक्स्ट था एनिक। अब हम करीब करीब पास आ रहे हैं। जो 11 नंबर है ENIAC। अब इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें ना थोड़ा गर्म हो जाता था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था भाई, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। ठीक है, ये ध्यान और रखिएगा, आयनिक जो है वो पहला डिजिटल कंप्यूटर है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। कौन? आयनिक। ध्यान रख लेना इसमें और कि जो दो कंपनी मिलकर के, अभी ऊपर नाम आया होगा, एक आईबीएम प्लस एक और कंपनी थी प्राइवेट,
रिसर्च एसोसिएशन, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन, ये दोनों मिल करके, ये दोनों कंपनी मिल करके और जो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था उसका क्या किया था, निर्माण, है ना। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी, तो आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर है एडसेक, EDSAC, इसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसकी खोज जो थी ना एडसेक का, वो खोज नहीं भाई, ये बनाया गया था मॉरिस विल्कस के द्वारा, मॉरिस विल्कस के द्वारा। ठीक है, 1949 ईस्वी में। ध्यान रखना इसके बारे में। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है एडसेक के बारे में, तो एक नेक्स्ट बात है, फर्स्ट प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यानी कि एडसेक वैसा कंप्यूटर था जिसमें पहली बार क्या किया गया था, तो प्रोग्राम को डिजिटली इसमें अपलोड किया गया था और उसका यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब जो स्क्वायर का पहाड़ा होता था ना, उसको भी ये गिनता था, यानी कैलकुलेशन करता था। इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। ठीक है, और मरकरी डिले लाइंस का भी प्रयोग किया गया था। मरकरी डिले लाइन बेसिकली मेमोरी के लिए यूज किया गया था। ठीक है, और इन सब के अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि जो एडसेक था ना, 1951 के आसपास आते आते इसका भी आउटडेटेड हो गया था। क्यों? क्योंकि इस एडसेक के बाद ना एक नया फिर कंप्यूटर आया, 13 नंबर एडवेक, EDVAC। तो जहां पर एस के जगह सिर्फ वी आया है, तो इसका ना क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नहीं, इसका चेंज है। इसका है इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, इसका खोज कौन किया था, इसका खोज किया था जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसकी, एडवेक का, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मशीन, है ना। जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा 1950 के आसपास में। लेकिन ये बहुत बड़ा था भाई, गन्ना करने का काम करता था, 30 टन बड़ा था, 30 टन, सोच लो, 150 फीट इसका लेंथ था, सोच लो कितना बड़ा था ये। हालत खराब हो जाता होगा। आज के डेट में हम लोग पॉकेट में कंप्यूटर लेके चलने लग गए हैं, है ना। एडवेक के बाद अब लास्ट आया 14 नंबर, ये पता होना चाहिए आपको, यूनिवैक, UNIVAC। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और आपको पता होगा कि आज के डेट में हम इसी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। कौन बनाए थे यूनिवैक को, तो इनका नाम था जे प्रेस्पर और जॉन मोचेली, जॉन मोचेली। ठीक है, 1951 में ही बना था। ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट का जो समस्या था ना, तुरंत सॉल्व कर देता था। इसको
कह सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य के लिए, सामान्य माने जनरल यूज के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए, उद्देश्य हेतु प्रयोग, यही है फर्स्ट कंप्यूटर जिसका यूज किया गया था सामान्य उद्देश्य हेतु। फर्स्ट कंप्यूटर फॉर्चून की दुकान में भी उस समय लगा लेते थे, लेकिन हालांकि बहुत पैसा लगता था, उस समय महंगा था तो नहीं करता था। ठीक है, सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों शब्द और ये डाटा को ये कर देता था, स्टोर करता था। साथ ही साथ बेसिकली इसमें ना इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इसका ना बाद में वाणिज्यिक इस्तेमाल भी चालू हो गया था यूनिवैक का। बोले थे ना सामान्य उद्देश्य के लिए है तो वाणिज्यिक इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, वाणिज्यिक प्रयोग या इस्तेमाल। ठीक है, यहां तक आपको कंप्यूटर का समझ में आ गया होगा। इतिहास, इतने सारे कंप्यूटर के इतिहास थे। देखो इस सारा का सारा ना डाटा को हम टेलीग्राम चैनल पे हम ये कर देंगे, अपलोड कर देंगे। पीडीएफ है तो थोड़ा सा आप खाली बस रिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ ऐसा कि आपको कम से कम पढ़ लें। बहुत ज़्यादा हम राइटिंग बनाने का यहाँ कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन वहाँ पर आपको रिटेन नहीं है मेंस के जैसा, बल्कि आपको 4 आंसर सामने दिख रहा है, बस अपना दिमाग लगा करके उसका आंसर करना है। इसीलिए बस आप इसको समझने के लिए यूज करिएगा। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसके विषय में। नया टॉपिक है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं ठीक चलेगा ये, कोई दूसरा कलर उठा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां को जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि कौन कौन जनरेशन में कौन कौन कंप्यूटर आया, पहले इसको थोड़ा समझेंगे ठीक ढंग से। तो अभी हम आपको बताएं कि 5 जनरेशन कंप्लीट हो चुका है ना। 5 जनरेशन के बारे में पहले समझिए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, कब से कब हुआ, क्या यूज होता था, स्टोरेज डिवाइस में क्या था, स्पीड क्या था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, भाषा कौन सी थी, कुछ विशेषताएं क्या थी और उसका उपयोग कहाँ किया गया था। ज्यादा हो गया क्या? चलो पहला देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझें, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में क्या कहानी है। देखो सबसे पहला जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वो कब से कब तक टाइम रहा, तो 1940 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, दूसरी बात याद रखेंगे, इसमें ना वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल का प्रयोग। तीसरी बात कि जो स्टोरेज होता था ना, स्टोरेज का मतलब था ये करना, संग्रहित करना। हिंदी लिखना था यार, सॉरी। स्टोरेज का मतलब समझ भी रहे होंगे, कंप्यूटर फोन चला रहे हैं तो स्टोरेज नहीं पता चलेगा। स्टोरेज का मतलब संग्रहण, तो इसमें संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल, ड्रम का यूज। ठीक है, बेसिकली जो इसका स्पीड था ना, स्पीड जो था वो 333 मैक्रो सेकेंड। ठीक है, इसका जो ओएस था, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज होता था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। ठीक है, और इसकी जो लैंग्वेज थी जिसको कहते हैं भाषा, कंप्यूटर का अलग लैंग्वेज होता है ना,
तो जो कंप्यूटर का जो भाषा थी वो मशीनरी लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज का कहानी क्या है, LANGUAG। नहीं तो कुछ इंग्लिश विद्यार्थी हमको ना बोलेंगे स्पेलिंग मास्टर को नहीं आता है। ये मशीन लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी नंबर 0 और 1 का प्रयोग किया जाता था, बाइनरी नंबर 0 और 1 का यूज करके। ठीक है, होप सो कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावे इसमें कुछ कुछ विशेषताएं क्या थी, तो इसका था मेनली कि सीमित भंडारण कर सकता था, सीमित भंडारण बढ़ाया नहीं जा सकता था। इसके अलावे स्लो इनपुट आउटपुट, स्लो इनपुट आउटपुट होता था, आउटपुट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख लो कौन कौन था, तो आयनिक ENIAC आयनिक था, यूनिवैक था, ऊपर बता चुके हैं। तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऊपर जा करके वीडियो को फिर से पॉज करके पीछे वाला पार्ट को देख लीजिए, मार्क 1 समझ में आ जाएगा। ये सारे इसका क्या है, एग्जाम्पल। ये था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, इसका टोटल डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दिए। चलो होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर था, दूसरा नंबर कहते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ना 1956 से लेके 1963 तक चला था। तो देखो क्या है ना कि क्वेश्चन में ना पूछ देता है कि कब से कब तक चला था, तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 56 से लेके 63 तक चला था, और इसमें जो यूज था ना वो हो गया था किसका, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग चालू हो गया था। बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी है ना, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। जो इसकी स्पीड थी ना वो कितनी थी, तो इसकी जो स्पीड थी वो बेसिकली 10 माइक्रोसेकेंड था। ऊपर वाला 333 माइक्रोसेकेंड था, तो उससे थोड़ा सा ठीक हुआ ना भाई, तो अपडेट होता है तो यही होता है। नेक्स्ट इसका OS जो था ना वो कौन था, मल्टी बैग या रिमेनिंग REMAIN गलत लिख दिया हूं भाई, सो सुधारना होगा, रुक जा। REMAINI रिमेनिंग। इसके अलावा टाइम शेयरिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इस्तेमाल हुआ था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। भाषा जो थी ना जिसको कहते हैं लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी, तो असेंबली लैंग्वेज। ऊपर वाला में मशीन लैंग्वेज था ना, असेंबली लैंग्वेज जिसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें विशेषता क्या था, तो इसमें भी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें थोड़ा सा आकार और जो टेम्परेचर था वो कम हो गया, मैंने गर्म हो जाता था तो थोड़ा कम होता है, कम गर्म होता है। ये थोड़ा फास्ट हो गया, विश्वसनीय हो गया, विश्वास इस पे किया जा सकता था कि कैलकुलेशन गलत नहीं करेगा। इंजीनियरिंग का जो डिजाइन करना हो, है ना, इन्वेंट्री करना हो फाइल का, फोल्डर का, या अपडेशन करना हो, है ना, तो इसका व्यावसायिक यूज प्रारंभ हो गया था, व्यावसायिक प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से चालू हो गया था।
होप सो कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसमें और कुछ है डाटा है नहीं। अब नेक्स्ट हम आते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। जो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर थी ना, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, गलत लिख दिए कंप्यूटर यार, कंप्यूटर। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के विषय में ये जानो कि कब से कब चली थी ये। तो तृतीय पीढ़ी जो थी वो 1964 से लेकर के 1971 तक, ठीक है। इसके अलावे इस तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के विषय में आपको पता होना चाहिए कि आईसी चिप का इस्तेमाल होना चालू हो गया था। आईसी चिप का प्रयोग, जिसको आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, CUIT, सर्किट चिप, इसका प्रयोग चालू हो गया था, ठीक है। इसके अलावे जो इंटीग्रेटेड ये था, क्या कहें, आपका जो स्पीड था, वो स्पीड कितना था? स्पीड इसका था 100 नैनो सेकेंड, ठीक है, 100 नैनो सेकेंड। और इसमें ना रियल टाइम शेयरिंग जो OS था, OS रियल टाइम शेयरिंग OS का यूज किया जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं ना। इसके अलावा इसमें जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज कौन यूज होता था? एक होता था फॉरट्रॉन, फॉरट्रॉन। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? FOR से फॉर्मूला, ट्रॉन से होता है ट्रांसलेशन, है ना। फॉरट्रॉन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन से बना हुआ, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फुल फॉर्म पूछ देता है, इसीलिए यहां बता दिए, लिख भी दे रहे हैं, है ना। फॉर्मूला कोबोल, एक और इसका लैंग्वेज होता था कोबोल, COBOL। जहां तक हम रिकॉल कर पा रहे हैं, कॉमन कुछ बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक O से मैं भूल रहा हूं, B से बेसिक होगा पक्का, और L से लैंग्वेज, ये O का थोड़ा सा भूल रहा हूं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर दीजिएगा। हम भूल रहे हैं रियली, माइंड से स्किप कर गया है। क्या किया जाता था इसमें? तो भंडारण के लिए एक मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था, स्टोरेज के लिए, ठीक है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था, ठीक है, भंडारण के लिए। रिमोट प्रोसेसिंग भी संभव था, और इसमें इनपुट आउटपुट जो था उसको नियंत्रित किया जा सकता था, है ना। और इसका कुछ एग्जाम्पल ठीक से याद रख लेना, यहां से पूछता है सवाल। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, कौन कौन आते हैं? तो IBM सिस्टम 630, सिस्टम गलत लिख दिए, IBM सिस्टम 360, ठीक है, 360। नेक्स्ट इसका है NCR 395, ये एग्जाम्पल है। इसके अलावे B6500, ये एग्जाम्पल है थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर का। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। जो फोर्थ पीढ़ी है, या कह सकते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। ये कब से कब चला था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर? तो ये चला था 1971 से वर्तमान तक, 1971 से वर्तमान तक। बेसिकली इसको 2000 मानता है, लेकिन लेके चलिए ना, अभी भी इसमें भी चल रहा है काम, ठीक है।
अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो क्या कहानी। इसके बारे में आपको पहली बात जो रखना है ध्यान में वो है कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे आईसी चिप का यूज होता है, आईसी चिप का प्रयोग, ठीक है। बड़े पैमाने पर आईसी चिप का प्रयोग होता है, या कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज होता है। तो स्पीड क्या हो जाता है पता है, बढ़ जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, ठीक है। इसके अलावे इसमें क्या होता था, जो सेमीकंडक्टर का भी प्रयोग होने लगा था। सेमीकंडक्टर का प्रयोग। इसके अलावे एक होता है विचेस्टर डिस्क, इसका भी प्रयोग इसमें किया गया था, ठीक है। जो इसका स्पीड था ना, स्पीड जो था वो क्या था इसका, तो 300 स्पीड जो था 300 नैनोसेकंड इसका स्पीड था। इसके अलावे जो ओएस था ना, इसमें भी उसका नाम था टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स, ठीक है। लैंग्वेज, कौन कौन सी भाषा यूज होती थी इस पीढ़ी के कंप्यूटर में। लैंग्वेज में देखो तो एक फोर्ट्रॉन, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, 4 से फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये होना चाहिए था, मुझे लगता है फोर्ट्रॉन, ऊपर भी मैं गलती किया हूं, फोर्ट्रॉन होना चाहिए था, कहां गया, फोर्ट्रॉन नहीं फोर्ट्रॉन, सॉरी माफी चाहूंगा, क्या कि ट्रांसलेशन का जो स्पेलिंग होता है ना TRAN से होता है, तो वहां से फोर्ट्रॉन होता था, ठीक है। फोर्ट्रॉन 77 इसका। इसके अलावा पास्कल ये लैंग्वेज था। ADA ये भी लैंग्वेज था। कोबोल 74। तो देखो ध्यान से, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, एक प्रकार के लैंग्वेज हैं। कोबोल हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, ADA हो गया, ये सारे के सारे क्या है, लैंग्वेज हैं कंप्यूटर की, जो 4th पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें यूज किए जाते हैं। इसमें क्या हुआ ना कि मिनी कंप्यूटर का डिमांड बढ़ा, तो मिनी कंप्यूटर इसमें बनने लगा, है ना, पाम टॉप, लैपटॉप, इसका यूज होना चालू हो गया था, ठीक है। और इसमें ना बहुत ज्यादा बिक्री चालू हो गया, व्यावसायिक उत्पादन चालू हो गया, व्यक्तिगत रूप से लोग यूज करने लग गए थे। इसी में 4th पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर में अच्छा खासा बढ़ गया था। 1971 के बाद तो लगभग सबके पास आ ही गया, है ना, तो अच्छा खासा यूज होना चालू हो गया था। जो इसका एग्जाम्पल होगा ना इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स, उसमें होगा IBM, है ना, फुल फॉर्म पता है, PCXT, एप्पल सेकेंड, इंटेल INTEL, इंटेल भी एक कंपनी है, इंटेल 4004, है ना। इसके अलावे इसमें विशेषता और क्या थी, ये सब तो यूज किया जाता था, ठीक है। यहां तक आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। अब ये 4th पीढ़ी के बाद आएगा नेक्स्ट, जो लास्ट पीढ़ी है ना, वो आएगा 5th पीढ़ी के कंप्यूटर। जो 5th पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, तो इसका जो है वर्तमान से, क्या कर रहे हैं यार, गलत लिख रहे हैं, इसका क्या होगा, वर्तमान से आगे तक। इसको 2000 के बाद से बोल रहा है, लेकिन आपको यहां भी ध्यान में रखेंगे तभी तक चल ही रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या क्या कहानी था वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना,
इसमें बहुत ज़्यादा आईसी चिप का इस्तेमाल, फोर्थ में भी जैसे हो रहा था ना आईसी चिप का, कुछ उसी तरह यहाँ भी आपको आईसी चिप का इस्तेमाल बढ़ेगा। ठीक है, पहला बड़े पैमाने पर आईसी चिप, आईसी चिप का मतलब था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल। दूसरा, इसमें क्या था ना, ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया जा रहा था। ऑप्टिकल डिस्क का क्या करेगा, ये स्टोरेज करेगा, स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का स्टोरेज के लिए प्रयोग हो रहा था। ठीक है, इसके अलावे ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसका था। ठीक है, और आईसी क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल एआई बेस्ड हो गया है। अब इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर। ठीक है, होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है ना, आपको ना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर, ये सब यूज करने लगे था। इमेज रिकॉग्निशन है ना, फोटो दिखा करके आंख का आइरिस भी चेकआउट करेगा। ये सब क्या किया गया है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में चालू हो गया। ये हो गई सारे के सारे बातें, ये करना क्या कहते हैं आपको, पीढ़ी या जेनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखो, जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक। किसको, चार्ल्स बेबेज को। 2 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं, यहां पर हेडिंग दे देते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। 2 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। जो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, तो एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर था, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो बनाता है इसको टेक्चर, कौन था, जॉन वॉन न्यूमैन, है ना। ये 1948 में स्ट्रक्चर किया था, पहला बार प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारत में जो पहला जो पर्सनल कंप्यूटर था, भारत में निर्मित फर्स्ट, क्या आपको कौन सा कंप्यूटर, भारत में पहले निर्मित फर्स्ट कंप्यूटर कौन था, कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडसा का भी हम नाम बताए थे ना, EDSAC, ये ब्रिटिश कंप्यूटर था। एडसेक जो था ना, वो था ब्रिटिश कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा अब देखो, एक होता है पैकमैन। पैकमैन जो है ये कंप्यूटर का टाइप है। ठीक है,
पैकमैन नामक जो कंप्यूटर है ना, ये खेल के लिए बनाया गया था, पैकमैन कंप्यूटर को। अरे गेमिंग वाला जिसको कहते हैं गेमिंग कंप्यूटर, आज के डेट में गेमिंग कंप्यूटर भाई साहब बनाया गया था। ठीक है, होप सो कि आपको यहां तक कंप्लीट पता हो गया होगा। ठीक है, बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।